हेलो बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में। और यहाँ से इसके कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पूछा जाता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो दो चैप्टर सीधे सीधे आपको पता होने लगेंगे। पहला तो केमिकल बॉन्डिंग में इसका एप्लीकेशन है, दूसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका रोल है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता तो वो चैप्टर भी आपको दिक्कत करेगा। दूसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर भी दिक्कत करेगा। इसी के साथ ही अगर यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जगहों पर जहाँ इसका एप्लीकेशन है वो भी प्रॉब्लम है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते हैं एक से दो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, बट इसके एप्लीकेशन लगा करके भी अगर हम टोटल इसका वैल्यू निकालें तो कम से कम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और अन्य चैप्टर्स के एप्लीकेशन मिल करके 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जिसमें आपका है अलग अलग थ्योरी से क्वेश्चन आना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग को लेकर के आना, इलेक्ट्रॉन के प्लेसमेंट को लेकर के क्वेश्चंस आना, या फिर कहीं पर आपका आ जाता है म्यू को निकालना। दैट इज वहां पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और उससे फिर उसका नेचर देखते हैं कि डायमैग्नेटिक है फिर पैरामैग्नेटिक है, और उसमें फिर उसकी जो वैल्यू होती है उसके आधार पे हम बात करते हैं। कई बार तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसी का एप्लीकेशन लगा करके कलर वगैरह भी आपसे कंपाउंड का पूछ लिया जाता है। तो जो बेसिक्स हैं वो हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। भाई स्टार्ट करते हैं। पहले फेज में इसके 3 से 4 फेज में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पहला फेज हमारा जो है हिस्ट्री को लेकर के है कि एटम के बारे में हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एटम के बारे में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट हेडिंग, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने 1808 में अपनी ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन क्या कहते हैं, ये बताते हैं जो पदार्थ होता है या मैटर होता है वो बना होता है इनडिविजिबल एटम। देखिए आज हमारे पास जरूर ये नॉलेज है कि हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं, क्वार्क्स बना होता है, गॉड पार्टिकल्स, ये सब थ्योरी हमारे पास हैं। बट डाल्टन्स के समय में आज से करीब 200 वर्ष पूर्व ये नॉलेज नहीं थी लोगों को। तो डाल्टन समझते थे कि जो मैटर होता है ईदर ऑफ गैस और फ्लूइड और द सॉलिड, इट इज मेड अप ऑफ द एटम्स। और एटम्स को ही इन्होंने बोला ये एटम्स बना है इस शब्द से, इसका नाम है एचेमियो। तो एचेमियो की मतलब हुआ इनडिविजिबल, जिसको ब्रेक ना किया जा सके, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। जैसे ये एटम है और एटम को स्फीयर के फॉर्म में इन्होंने बताया था कि सॉलिड होता है, स्फीयर, और ये अनब्रेकेबल होता है, अनडिवाइडेबल होता है। हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते मतलब ये इनडिविजिबल है। देयरफॉर एटम क्या कहा गया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कि न्यूट्रल होगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं बाई फर्दर स्मॉल पार्टिकल। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए अब इनकी बात को फिर बाद में चेक किया गया। इनकी बात को जो बाद में साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि चलो इसको चेक करते हैं कि इनकी बात में कितनी सत्यता है। तो एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था माइकल फैराडे बच्चों, है ना। उनका नाम था माइकल फैराडे, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है। तो during electrolysis, Michael Faraday proved that there is a relation between atoms and the ions which rejects Dalton theory। अब आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिकॉल इसको करिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करते हो, बोलो जल्दी से। यहाँ पे इस तरीके से आप एक बीकर लेते हो और उस बीकर में आप क्या करते हो, यहाँ पर आप डाल देते हो एनोड और इधर डाल देते हो कैथोड, है ना। दीज आर नथिंग बट दैट इज प्लेट ऑफ द मेटल्स। तो प्लेट ऑफ द मेटल्स, अब बताओ मेटल्स किसका बना होगा, मेटल्स तो बना होगा एटम्स का ना, है ना। यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे और वहां पर मेटल जो होंगे इसमें क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उस क्रिस्टल लाइक कोर स्ट्रक्चर में कौन बैठे होंगे, मेटल के एटम्स बैठे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये जो प्लेट बनी हुई है मेटल की बनी हुई। अब आपको पता है कि इन मेटल, ये जो मेटल्स है, मेटल से क्या होते हैं, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के, या मेटल्स की प्लेट इलेक्ट्रॉन को लेकर के निगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके पॉजिटिवली चार्ज होती रहती है। तो यहाँ पर आपको आयंस दिखते हैं। यहाँ पर ये जो फ्लूइड भरा होता है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हो, इन इलेक्ट्रोलाइट्स में किसका मूवमेंट आप देखते हो, आयंस का। दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस का मूवमेंट आप देखते हो, जिसकी वजह से ही करंट यहाँ पे फ्लो करती है। तो याद करिए फिजिक्स में जो करंट आप लोग पढ़ते हो वायर में, वो है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट बनती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस में जो करंट हम पैदा कर पा रहे हैं वो है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, क्योंकि आयंस ऑल्सो हैव द चार्ज, दैट्स व्हाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसका मतलब समझ में आया। हियर एटम्स जो है ये जरूर इंडिविजिबल बोल रहे हैं,
लेकिन इन्होंने जो ये बात बोली है कि एटम हमेशा न्यूट्रल रहेगा, तो ऐसा नहीं है। एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप सोडियम से भली भांति परिचित हैं। सोडियम का एटम है, इसका Z जो है एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसको हम लिखें तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऑक्टेट थ्योरी को थोड़ा सा भी आप जानते हो तो एवरी एलिमेंट चाहता है कि मेरी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। इसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई भी एलिमेंट इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने से रहा, इसलिए सोडियम चाहेगा कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इसलिए सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करते ही इसका जो होगा लास्ट ऑर्बिट बन जाएगा सेकंड ऑर्बिट। दैट्स वाई ये यहाँ पर हो जाएगा स्टेबल। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते ही इस पे, इसके कोर में जो है न्यूक्लियस में, क्योंकि पहले से वहां पर 11 प्रोटॉन है लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। देखिए यहाँ पे बच्चों 2 और 8 है ना, 8 2 10, तो इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन इसके न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन है। दैट्स वाई एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा जो कि यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, तो सोडियम प्लस बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए सोडियम का एटम सोडियम के आयन में कन्वर्ट हो गया है, जो कि माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा सिद्ध कर दिया। डाल्टन की ये बात यहाँ पर गलत हो गई। फिर इसी तरीके से हम निगेटिव चार्ज का भी डेवलपमेंट देख लेते हैं। क्लोरीन को आप जानते होंगे, तो क्लोरीन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। अगर हम इसको लिखते हैं तो 2,8,7, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जो लूज किया है इलेक्ट्रॉन सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पर इसकी कंडीशन बन जाएगी बच्चों 2,8,8, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होते ही ये कहेगा कि भैया अब मैं यहाँ पर अच्छे से रह सकता हूँ। दैट इज इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 1 चार्ज ज्यादा हो गया निगेटिव। दैट्स वाई वो यहाँ पर अपीयर कर गया। नाउ क्लोरीन से ये बन गया क्लोराइड आयन। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं एनायंस और इसे बोलते हैं केटायंस। क्लियर? चलिए अब चलता है सेकंड पॉइंट्स पे। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसने रिजेक्ट की थी इनकी थ्योरी को। तो डाल्टन की थ्योरी को माइकल फैराडे ने बच्चों रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सेकंड पॉइंट देखिए, ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम है हमारे पास, तो एल्युमिनियम का अगर शीट है तो एल्युमिनियम का शीट किससे बच्चों बना होगा? बोलिए। एल्युमिनियम का शीट बना होगा एल्युमिनियम के मेटल से। उसमें मेटालिक बॉन्ड्स होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, जो भी है। सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है, उसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी एक ही एलिमेंट के हम एटम ले रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सबकी सब क्या होंगी बच्चों? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब आइडेंटिकल में भी क्या क्या आपको देखने को मिलेगा उसे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो एटम का आपको आइडेंटिकल मास देखने को मिलेगा, और अगर एटम्स डिफरेंट है, मान लीजिए आपने क्या किया, जिंक का एटम ले लिया, कॉपर का एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पर आपने आयरन का ले लिया, तो जब आप उनका कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके मास डिफर होते हैं। तो सीधी बात है कि अगर सेम एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, आइडेंटिकल मास होंगे एटम के, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। ये पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कब कंपाउंड्स बनते हैं? जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के या सेम एलिमेंट के कंबाइन कर जाते हैं। कब? एक फिक्स रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिक्स रेशियो में इनका मिलना जरूरी है। इनके मिलने से ही कंपाउंड बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पर आप एग्जांपल ले लीजिए। आपने एसिटिक एसिड के बारे में सुना होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करिए। यहाँ पे है कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो टू ऑक्सीजन रेशियो। जरा इन तीनों का रेशियो देखिए। कार्बन कितने हैं? 2 एटम है तो हम लिखेंगे 2:2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, तो यानी यहाँ 2:4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2:4:2 है ना। तो इसे अगर हम लोग आसानी से कट करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। दैट इज एसिटिक एसिड में जो एटम का फिक्स रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1:2:1। ये फिक्स रेशियो हमेशा रहेगा। अगर आपको एसिटिक एसिड बनाना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन को मिला करके,
तो ऑलवेज आपको इस रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं तो यू कैन नेवर गेट एसिटिक एसिड। क्लियर है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एटम होते हैं वो फिक्स रेशियो में मिल करके आपका क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंपाउंड्स तब फॉर्म्ड होते हैं जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में। अच्छा, ये वाला हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करती है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। रीऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं संगठन, और रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनः संगठित होना। तो एटम पहले थे और उसको फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है रिएक्शन में, और एटम ना ही क्रिएट किए जाते हैं नए तरीके से, और ना ही केमिकल रिएक्शन में ये डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है ना? एनर्जी का कंजर्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, मास कंजर्वेशन पढ़ा है, ये सारे रूल्स यहाँ पर लागू होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लगा लीजिए N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अमोनिया, है ना? तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, ये हैबर प्रोसेस होती है। हैबर प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में, बहुत पहले से। तो हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने की विधि यही है। हाँ, यहाँ कैटलिस्ट वगैरह लगता है, मॉलिब्डेनम लगता है, टेम्परेचर लगता है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप सिंपली देखिए N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 बराबर क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ अमोनिया। जब देखते हैं यहाँ पर बताइए, अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया गया तो इसमें कितने एटम है, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 करेंगे तो कितने एटम है हाइड्रोजन के, 6। क्लियर है? तो यानी मतलब अमोनिया बनने से पहले लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में कितने एटम है, तो आप बोलेंगे सर 6 हाइड्रोजन के एटम है, ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन के एटम है। चलिए, अब रिएक्शन जब हो गई, प्रोडक्ट हमें मिल गया, तो राइट साइड आइए चेक करते हैं कि नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के एटम्स में क्या कोई परिवर्तन आया है, तो नहीं। यहाँ पे देखिए अभी भी 2 नाइट्रोजन के एटम है और 3 टू द 6 यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम भी 6 है। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन अलग फॉर्म में था, हाइड्रोजन एक अलग फॉर्म थी, लेकिन रीऑर्गेनाइज होकर के इसने क्या दे दिया, अमोनिया। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये निकालिए आप। चलिए, अगला क्या पॉइंट दिया गया है कि डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, मैंने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। डाल्टन की थ्योरी इस केमिकल कॉम्बिनेशन पे खरी उतरती है। ऐसा नहीं पूरी तरह से रिजेक्ट हुई थी, कुछ बातें इनकी सही भी हुई हैं, जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में इनकी बात सही है। हाउएवर क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम को आप गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर गैसेस वॉल्यूम में बात होती है रिएक्टेंट जो करती हैं गैसेस, उनका वॉल्यूम, और आफ्टर द मतलब रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका वॉल्यूम, उसके बारे में जो बातें कही गई उस लॉज में, ये डाल्टन की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बच्चों। ठीक है? तो उसके लिए अलग थ्योरीज का हमको सहारा लेने पड़ता है। डाल्टन की थ्योरी लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम को प्रूव नहीं करती है, इसलिए ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छी नहीं है। फिर आगे बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। वास्तव में अगर हम देखें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो आज इसके बहुत सारे नाम हो गए हैं। आपको याद करना पड़ेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को किन किन नामों से जानते हैं। तो पहला नाम है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे देखिए आप बच्चों, यहाँ पे हमने देखा ना नाइट्रोजन के एटम बराबर है, तो नाइट्रोजन का जरा मास रख लेंगे। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 14 टू ज़ा 8 कितना हो जाएगा, 14 टू ज़ा 28। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे मास है 28, यहाँ पर भी कितना है 28 ही है। फिर हाइड्रोजन का होता है 1, तो यानी 6 वेट यहाँ है तो 6 वेट यहाँ भी है, यानी कंजर्व है। मास क्या है, रिएक्शन में दोनों तरफ कंजर्व कर लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन भी यहाँ पे ट्रू हो रहा है। इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास क्या रिएक्टेंट आ जाएं और मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाए, तब भी ये बात सही ही रहेगी। जितने एटम्स इधर थे उतने ही एटम्स उधर होंगे, जितना एटॉमिक वेट इधर था उतना ही एटॉमिक वेट उधर जाएगा। ये लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी इसी के नाम से जाना जाता है, और एवोगैड्रो लॉ के भी नाम से जानते हैं। चिंता मत करिए, ये सारे लॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सारा फोकस हमें रखना है एटम के बारे में। बस ये थोड़ी सी हिस्ट्री है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम फिर से आ जाते हैं अपनी एटम की कहानी पे कि एटम है क्या, एटम की डेफिनेशन को हम कैसे बोल सकते हैं। तो एटम को जब आप बोलना चाहेंगे तो एटम को आप बोल सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, जो कि क्या कर सकता है, फॉर्म्स द मॉलिक्यूल और पार्टिसिपेट कर सकता है इन द केमिकल रिएक्शन। इसी को हम देते हैं नाम बच्चों एटम। समझ गए? फिर से बोलिए, एटम कौन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कि मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, साथ ही साथ रिएक्शन में सबसे छोटी यूनिट के तौर पे पार्टिसिपेट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एटम कहते हैं। अब अगली बात करते हैं, इसका रेडियस कितना होता है।
तो अगर एटम का आप रेडियस देखोगे बच्चों, तो एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, या इसको आप क्या करेंगे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हालांकि मेरा अनुमान है कि आप यहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर याद रखिए, कन्वर्जन आप कर लेंगे, हमेशा मीटर में ही पूछा जाता है, एमके यूनिट आपकी ज्यादा चलती है, SI यूनिट भी मीटर आता है, तो आप 10⁻⁻10 मीटर याद रखिए। इसकी रेडियस को हम बात कर लेते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है बच्चों, बीच में न्यूक्लियस के किनारे किनारे ऑर्बिट्स हैं, तो जितने भी, वैसे तो एटम के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं, बट हम उन्हीं ऑर्बिट्स को कंसीडर करते हैं जितने में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, जैसे हमने यहाँ सेंटर से दूरी मानी और यहाँ तक हम चले गए, तो ये जो दूरी है हमारे पास है ना, थ्योरेटिकली हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी ये लास्ट तक यहाँ ऑर्बिट तक की दूरी है, दिस इज द रेडियस, इज द रेडियस ऑफ द एटम। तो यह अनुमान है हमारे पास लगभग लगभग अप्रॉक्स ये कितनी रेडियस होती है, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके न्यूक्लियस की रेडियस भी हम लोगों को पढ़नी है, तो न्यूक्लियस के रेडियस को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस देखिए जरा आप लोग, कि रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, रेडियस जो न्यूक्लियस की होती है एटम की अपेक्षा काफी ज्यादा कम होती है ना, 1,00,000 गुने का अंतर आ जाता है। सोचिए 1,00,000 गुना कम होती है इसकी रेडियस, देखिए ना, 10⁻⁻5 आ रहा है, 10⁻5 का अंतर आ रहा है सीधे सीधे, तो 1,00,000 गुना कम हो जाती है, यहाँ पे 10⁻⁻5 मीटर हो जाती है। तो ये न्यूक्लियस की रेडियस है ना, ये न्यूक्लियस है, इसका रेडियस देखिए बच्चों, ये रेडियस ना, बस ऑर्बिट तक नहीं आपको जाना है, बस न्यूक्लियस का रेडियस नापना है। तो अगर न्यूक्लियस का रेडियस नापोगे तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, याद कर लीजिए, ये भी याद करने वाली बात है। तो 10⁻⁻15 मीटर से आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों। अब आपके पास रेडियस, एटम की रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को आप जा करके यहाँ पर याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, रेडियस इक्वल्स टू, एक्चुअली रेडियस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास की पावर 1/3, है ना, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर बोले तो एटॉमिक मास, यहाँ पर सॉरी एटॉमिक मास बोलेंगे इसको, ए है ना, तो एटॉमिक मास बोलेंगे, तो मास नंबर बोल सकते हैं, एटॉमिक मास बोलिए आप लोग, एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक मास या मास नंबर, एक ही बात है बच्चों, है ना, मास नंबर या एटॉमिक। तो यहाँ पे जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a⁻1/3। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी जब जब हटाते हैं तब तब इक्वल का साइन आता है और साथ में कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट हम लगाते हैं, दैट इज R0। यहाँ पे R0 हो गया और ये a हो गया, a⁻ हो गया 1/3, ठीक है। अब R0 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.33 into 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होता है, और ये आपका मीटर में, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया है, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर याद करें इसको, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा ये 1.33 है, अप्रोक्स इसको 1 भी बना सकते हो, तो आप डायरेक्टली ये डेटा याद करो कि इसके जो R0 की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। चलिए आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमको दिया गया है एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम जिसका हमें मास नंबर दिया गया है, दैट इज इसका ए जो है वो दिया गया है, इसका मास नंबर जो है वो 27, ठीक है, एल्युमिनियम का मास नंबर 27 है, हमसे पूछता है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द एल्युमिनियम एटम, हमें निकाल करके दो रेडियस। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, R इक्वल्स टू R0 इंटू a⁻1/3, ऐसा पढ़ा है ना हम लोगों ने। चलिए अब रखिए यहाँ पे, तो R इक्वल्स टू R0 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1.33 इंटू 10⁻⁻15 इंटू एटॉमिक मास है 27 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, बोलिए 3⁻3 लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर 3⁻3 हो गया और इसकी पावर हो गई 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3⁻3 इंटू
1/3 1/3 1 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3.99 इंटू 10⁻15 और अप्रॉक्स क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर 4 इंटू 10⁻15 मीटर। ये रेडियस आ गया हमारे पास। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और सीधे आपको 4 नंबर दे जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन करने में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, आप करिएगा। अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, रेशियो ऑफ द एटम्स एंड द न्यूक्लियस, एमयू में पूछा गया था, ये बहुत पहले, उसी का ये तब से हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो देने लगे हैं। तो एमयू में पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम एंड द न्यूक्लियस। तो अभी आपने एटम का रेडियस निकाला है ना, एटम का रेडियस अगर हम देखें तो कितना है, एटम का रेडियस हमारे पास है दैट इज 10⁻⁻10। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर में इन्होंने कैलकुलेट किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्होंने सेंटीमीटर में यूनिट दे दिया असाइनमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10⁻⁻10 मीटर और हमारे पास रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻+5 और यहाँ देखिए दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना बच्चों, दैट इज 10⁻5। तो अब ये रेशियो 10⁻5 के बराबर आता है। वहीं पर रेशियो ऑफ वॉल्यूम जब आप निकालते हो तो ये कितने के बराबर आ जाता है, 10⁻15 के। अब यहाँ पर आपको पता है जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का रिलेशन कैसे होता है रेडियस के साथ, रेडियस की पावर क्यूब बन जाती है। तो आर क्यूब मतलब उतने टाइम्स ये हो जाएगा, इसलिए ये कितना होगा 10⁻5 को अगर 3 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा तुम्हारा 10⁻15। इसलिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम एटम्स एंड न्यूक्लियस का कितना आता है, 10⁻15 आता है। ठीक, यहाँ पे एटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा रेडियस देखा, वॉल्यूम देखा और एक फॉर्मूला R इक्वल्स टू R0 इंटू e⁻1/3 और उसका एप्लीकेशन देखा। नाउ मूव ऑन द थर्ड हेडिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया होगा क्लास 7th 8th से, जिसको फिर 9th में और एलाबोरेट किया गया और फिर 10th में और ज्यादा एलाबोरेशन हुआ है। फिर भी इसको हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। अब अगर हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए आप, एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं एक्स। तो एक्स को कैसे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए सिंबल। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को हम शो कर रहे हैं एक्सिस से, नीचे लिखते हैं Z, Z इज अ एटॉमिक नंबर और ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं A इज अ मास नंबर, ओके, या इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। मास नंबर और एटॉमिक मास इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा, है ना, ये एटॉमिक नंबर है। अब ये जो Z है बच्चों, Z क्या रिप्रेजेंट करता है, Z डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है बच्चों, Z। बहुत सारे एटम्स में ऐसा देखा गया कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सारे एटम्स के लिए बात ट्रू है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स व्हाई इट आल्सो ट्रू कि जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनका भी नंबर बताने के लिए कौन उत्तरदायी है हमारे पास, हु इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज Z। तो Z से हम दो बातें निकाल सकते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इनडायरेक्टली क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि Z हमें क्या बताता है, Z हमें दो इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या, साथ में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताने वाला Z है, जिसे हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, हमारे पास एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक मास क्या बताता है, एटॉमिक मास भी हमारे पास न्यूक्लियस की ही इंफॉर्मेशन देने के लिए मौजूद है। आप जानते हैं कि ऑर्बिट्स में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसको काउंटर करने के लिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को काउंटर करके एटम का होल जो नेचर है वो न्यूट्रल बन जाता है। एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर एक लेकिन पार्टिकल और मौजूद होता है जिसकी वजह से ही आपका न्यूक्लियस जो है डेंस हो गया, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, उसका मास ज्यादा हो गया है। वो पार्टिकल है आपका न्यूट्रॉन, इट इज अ चार्जलेस पार्टिकल, है ना, और इसका वेट बच्चों लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन इस पे चार्ज नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ एटॉमिक मास जो है या मास नंबर है, ये बताता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए इससे बच्चों हम लोग, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल ही न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ए को हम लोग बच्चों न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई हम लोग इसको बोल देंगे न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? तो चलिए यही थ्योरी यहाँ पर हमने आपको असाइनमेंट में लिख करके दी है, आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, कैसे एक्सप्रेस करता है एलिमेंट को। एक्स लिखा है एलिमेंट को, नीचे लिखा है जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर, ए इज द मास नंबर और द एटॉमिक मास, जेड इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, जो बताता है प्रोटॉन को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बताता है इलेक्ट्रॉन्स को किसी न्यूट्रल एटम के अंदर। ए बराबर क्या है, मास नंबर, या इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, इसी को न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए बच्चों ए माइनस जेड कर दें, देखिए ए माइनस जेड करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ए माइनस जेड करने पे होगा क्या, यहाँ पर लीजिए आप एटॉमिक मास और यहाँ पे लीजिए आपका एटॉमिक नंबर, तो ए माइनस जेड करके देखता है। अभी आप बताएंगे, मेरे साथ साथ बताइएगा, आप मेरे यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। ए को हमने क्या बताया था, ए को बताया था हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन, साथ में बताया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस कर देते हैं, यहाँ पर जेड लिख देते हैं। जेड क्या बताता है, जेड बताता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना प्रोटॉन बताएगा वरना इलेक्ट्रॉन बताएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए प्रोटॉन प्लस का प्रोटॉन माइनस का कट जाएंगे कि नहीं, बोलिए, सम करने पे कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, न्यूट्रॉन। अच्छा सर, ए माइनस जेड करने पे यानी क्या मिल जाता है, ए माइनस जेड करने पे हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता लगता है। अगर किसी न्यूट्रल एटम के अंदर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप मास नंबर या एटॉमिक मास में से क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, आपको न्यूट्रॉन्स का नंबर पता लग जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत साधारण क्वेश्चन, और ये आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, या फिर आपको नीट के प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे, और ये भी आपको 4 नंबर देके जाते हैं। तो इक्वली आपका इंपॉर्टेंस है हर क्वेश्चन का, आप किसी भी क्वेश्चन को छोटा या बड़ा नहीं समझ सकते, आप बेसिक्स को तैयार करें, आपका वैसे ही सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इसकी बात मैं आपसे कर चुका हूं। अब आइए, किसी कंपाउंड के अंदर हम क्या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हैं, तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर एंड द न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो सबसे पहले हम ब्रेक करके लिखेंगे, कैल्शियम है तो ये सी हो गया, और फिर कार्बन है तो ये सी हो गया, ऑक्सीजन है तो ये ओ हो गया। नंबर याद रखेंगे, मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, कौन से एटम का नंबर कितना है। कैल्शियम के लिए आप लोग जानते हैं इसका Z20 होता है और इसका A होता है 40 के बराबर। कार्बन के लिए भी आप जानते हैं इसका 6 होता है और ये 12 होता है। ऑक्सीजन के लिए Z जानते हैं आप लोग, ये 8 होता है और यहाँ पर 16 होता है। चलिए सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। हमसे क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूल कब बना है, आप बोलेंगे मॉलिक्यूल कब बना है, जब कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम और 3 एटम ऑक्सीजन के फिक्स रेशियो में मिले हैं, तब जाकर एक कार्बोनेट का मॉलिक्यूल बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल। तो पूरे मॉलिक्यूल में हमसे पूछा जा रहा है कि भैया बता दो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है। मैंने अभी क्या बताया, जेड हमें क्या बताता है, डायरेक्टली बताता है यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर, इनडायरेक्टली बताता है इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो 20 हो गए आपके पास ये इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो 8 is to 3 that is 24। तो 24 and 6 that is 30, 30 plus 20 इक्वल्स टू आया आपके पास 50। ठीक है, इसको दोबारा से आप कैलकुलेट करिएगा वीडियो पॉज करके, मेरी हेल्प मत लीजिए, खुद से बनिए, अपने खुद के टीचर आप बन जाइए, है ना, सीखना शुरू कर दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, प्रोटॉन्स का भी नंबर कितना आएगा बोलिए, 26 और ये 24 कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन इट इज इक्वल टू 50। नंबर न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, अब न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है, तो देखिए 40 माइनस 20, यहाँ पे करिए न्यूट्रॉन्स का नंबर, ए माइनस जेड करेंगे तो 40 माइनस 20 दैट इज 20 प्लस 12 माइनस 6 दैट इज 6 एंड 16 माइनस 8 दैट इज 8, लेकिन 3 है तो 8 इंटू 3
दैट इज 26 ये हो गया, प्लस 8 इंटू 3 दैट्स 24 हो गया, अगेन इट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 50 50 50, है ना। और ऐसा होता भी है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डायरेक्टली आ गया कि 50 50 50। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को आप करके दिखाएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के देंगे कि सर हमने सोडियम कार्बोनेट में टोटल नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को निकाल के दिखा दिया है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, इसको हम लोग बच्चों L2 में कंप्लीट करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बच्चे ऊब भी जाते हैं देखते हुए। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते हुए चलिए, थोड़ा थोड़ा लर्न करते हुए चलिए। तो पहले लेक्चर में L1 में जो पढ़ाया मैंने आपको, वो L1 का पूरा कंप्लीट करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग साथ में करेंगे। और अभी जब एक दो हेडिंग और कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें मैंने क्वेश्चन सीरीज भी रखी हुई है पूरी, करीब इसमें 200-250 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, और मैं वो एक एक क्वेश्चन आपको यहीं पर सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहो, अपने सपनों को बुनते रहो, डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो। थैंक यू सो मच।